Welcome class 10th again in online classes of binding. Class, we are studying reproduction in organism. Reproduction in organism पढ़ते हम लोग पहुँचे हैं अब reproduction in human beings में. Now come to reproduction in human beings. Students, as you know, as we grow, we are having many changes in our body. हमको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो हम डायरेक्ट ह्यूमन की ही बात करेंगे यहाँ पे. हाँ, एक बात भूल रहे हैं, बिफोर स्टार्टिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन आई वांट टू गिव होमवर्क ऑफ ड्राइंग, दैट इज ड्रॉ फिगर 6.6 गिवन इन योर बुक. और ये फिगर 6.6 बहुत खूबसूरत बनना चाहिए. ये है क्या 6.6? जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, ये फिगर है. ठीक है बच्चों, तो ये फिगर आपको ऐसे ही कलर्ड बनाना है, आप अपनी पसंद से कलर यूज़ कर सकते हैं. दिस इज फिगर 6.6 इज जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा. ठीक. Now, let us start reproduction in human beings. Students, as we grow from childhood to adulthood, many changes occurs in human body. Like in childhood, we are having milk teeth. These milk teeth are deciduous in nature. They fall off, new teeth comes in your mouth which are known as permanent teeth. ठीक है. और कुछ हार्मोन्स भी का सिक्रीशन भी इसी समय स्टार्ट होता है. इन हार्मोन्स के सिक्रीशंस की वजह से एडल्टहुड में और सारे चेंजेस आते हैं, जैसे वॉइस लो पिच और हाई पिच, बॉयज़ और गर्ल्स में अलग अलग. ये ड्यू टू सेक्स हार्मोन्स होते हैं. सेक्स हार्मोन्स का और भी फंक्शन है. For example, the testes in case of males and the ovaries in case of females become functional. थी तो पहले से, फंक्शनल नहीं थी. अब एडल्टहुड में आके ये ग्लैंड्स फंक्शनल हो जाती हैं. इनको हम ग्लैंड्स कहते हैं. कैसी ग्लैंड्स हैं ये? These glands are endocrine in nature. Ovaries and testes are glands which are endocrine in nature. Understand? Of course, testis is present in human beings. These are in pair में होती हैं ये testis. And inside the testis, sperms are manufactured. Ovaries are also present in human females. These are also one pair. These are functional at adulthood stage due to releasing of an hormone known as sex hormone. ठीक है. टेस्टिस एंड ओवरीज, अब दोनों के बारे में थोड़ा बात करते हैं. These both occurs in pelvic region. Pelvic region क्या होता है जी? As you know, we are having two girdles. दो girdles हम लोगों के पास हैं. हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, उस स्केलेटन सिस्टम में सबसे जो मजबूत होल है वो दो हैं हमारे पास, जो कभी फ्रैक्चर नहीं होती. बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो जाए तो हो सकता है, वैसे जल्दी फ्रैक्चर नहीं होती हैं. इनको हम कहते हैं, पहले वाले को पेक्टोरल गर्डल, या इसी को बच्चे जानते हैं शोल्डर गर्डल के नाम से, शोल्डर गर्डल. दूसरा है पेल्विक गर्डल. ये स्केलेटल सिस्टम में है. हम आपको बताएं थोड़ा सा, इनकी लोकेशन आपको क्लियर हो जाएगी एकदम. This pectoral girdle is also known as shoulder girdle. और ये आपका ये है शोल्डर गर्डल, ये है यहाँ पे होता है. ठीक है. एंड पेल्विक गर्डल
द बोन ऑफ वेस्ट, हमारे वेस्ट की बोन जो है, हमारे कमर की जो बोन है, ये पेल्विक कॉर्डिल है। ये जो 6 ऑर्गन्स हैं हमारे, टेस्टिस और ओवरीज इन मेल्स एंड फीमेल्स, दीज आर प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन। ठीक है, थोड़ी सी और बात करते हैं। आपका जो एग्ज़ाम हुआ है FA2, उस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ मेनोपॉज। क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बच्चे इसका आंसर लिखे हैं, बहुत बच्चे इसका आंसर रॉन्ग लिखे हैं, और हमको ताज्जुब होता है कि बहुत बच्चे इसका आंसर हूबहू गूगल से कॉपी किए हैं। जी, नाम नहीं लूँगा उन बच्चों का, लेकिन दिस इज़ वेरी बैड हैबिट टू कॉपी देयर आंसर्स फ्रॉम गूगल। अगर आप कॉपी किए होते हमारे नोट से, अगर आप कॉपी किए होते CBSE बुक से, तो हम समझ जाते कि आपने कहाँ से कॉपी किया, लेकिन आपने गूगल की कॉपी की। गूगल की लाइनिंग डिफरेंट है, गूगल में जो डेफिनेशन दी हुई है इसकी, वो एकदम अलग डेफिनेशन है। और अब बच्चे खुद जान लें कि कौन कौन गूगल से कॉपी किया था, ये भी जान लें, क्योंकि आपका क्लास जल्दी ही रियल क्लास स्टार्ट होने वाला। उस क्लास में उन्हीं बच्चों से हम क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में भी, और इसके आगे भी। बताएं गूगल से पूछ के, देखते हैं कैसे बताते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आपको चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी कहीं से, लेकिन घर से आपने एग्ज़ाम दिया, आपने किया, कोई बात नहीं, वाइवा तो हमने लिया, हमको पता चल गया कौन कितने पानी में है। और हम इस बात से बहुत दुखी हैं बच्चों। 20 नंबर के टेस्ट में आप चीटिंग कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है ना। 20 नंबर का आपका FA2 था, इसमें आपने गूगल खोल लिया। क्या आप कंपटीशन देंगे, क्या आप 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, आगे 12th बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, आपके सामने मोबाइल रहेगी, आप गूगल खोल के एग्ज़ाम देंगे। वेरी बैड थिंग, वेरी बैड थिंग। जो बच्चे लिखे हैं गूगल से, वो जान लें इस बात को। हमको पता है किसने किसने कॉपी किया है। आई नो ईच एंड एवरीथिंग। नाउ कम टू मेनोपॉज। ये जो मेनोपॉज है, दिस इज फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स इन ह्यूमन फीमेल्स, उसको कहते हैं ये मेनोपॉज। द फर्स्ट menstrual occurs in human females. Menstrual means menstrual cycle. इसमें क्या होता है, इसमें menstrual flow फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन से हर मंथ, हर 28 दिन के बाद एक साइकिल रिपीट होती है, उसी साइकिल को हम menstrual साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो अर्ली स्टेज जब स्टार्ट होता है ये, ड्यू टू सेक्स हार्मोन, ड्यू टू सेक्रेशन ऑफ some hormones which are known as sex hormones like progesterone and estrogen. Due to presence of this estrogen and progesterone in our blood, menses starts, और इसकी स्टार्टिंग को हम कहते हैं मेनोपॉज, और इसके एंड का भी एक नाम है, सॉरी मेनोपॉज एंड का नाम है, और मीनार्च एक नेम है। ये मीनार्च कहते हैं स्टार्टर को, ये एंड को कहता है बच्चों। हम थोड़ा सा एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है जी, सबकी समझ में आया, दोनों बात क्लियर हो गई। मीनार्च भी, मेनोपॉज भी। मेनोपॉज का इसी के बेस पर एक दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं मोनार्च। मोनार्च, दोनों वर्ड याद कर लीजिएगा। कहाँ सिचुएटेड होते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स हमारे? पेल्विक रेंज में, पेल्विक रीजन में। ठीक है, लेट अस सी व्हाट इज रिटन इन योर बुक। इन योर बुक इट इज रिटन that we know our bodies change as we become older, our height increases from class 2nd to class 10 होता है, हाइट इंक्रीज होती है, एंड सो डज आवर वेट समटाइम्स टू मच, वेट भी बढ़ता है उसी के हिसाब से। वी एक्वायर टीथ, वी इवन लूज द ओल्ड
सो कॉल्ड मिल्क टीथ, जिनको हम मिल्क टीथ कहते हैं, उसको हम लॉस कर देते हैं और बाद में जो नए टीथ आते हैं वो परमानेंट टीथ हैं, ये भी होता है। उसके बाद लिखा हुआ है सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। वी begin to notice that hair growing in new parts of the body such as armpits and the genital area between the thigh, which can also become darker in color. Thinner hair can also appear on legs and pelvic region। लिखा हुआ है कि बॉडी पे हेयर्स का प्रेजेंस, ये भी एक तरह का चेंज है जो एडल्टहुड में आता है, चाइल्डहुड में नहीं आता। सब जगह पूरी बॉडी पे हेयर्स आ जाते हैं और ये हेयर्स दोनों में कॉमन आते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स। आर्म पिट्स में हेयर, यहाँ पे जो हेयर्स आते हैं, ये भी एक तरह का चेंज है जो एडल्टहुड में होता है। पेल्विक रीजन में हेयर आना, ये भी एडल्टहुड में होता है। और कुछ चेंजेस ऐसे भी हैं जो मेल्स में अलग आते हैं, फीमेल्स में अलग, जैसे बियर्ड मॉस्टेच। ग्रोइंग ऑफ बियर्ड एंड मॉस्टेच इज़ वेरी कॉमन इन एडल्ट बॉयज़। ये चीज़ फीमेल्स में नहीं होती, ठीक है, बाकी चीज़ें होती हैं। आपकी बुक में भी यही बात लिखी हुई है। ऑल दीज चेंजेस दैट टेक्स प्लेस स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स। They do not happen all at the same time in one person. Not they happens at an exact age. किसी एग्जैक्ट एज में ऐसा नहीं होता, एग्जैक्ट एज में नहीं, धीरे धीरे शुरू होगा और मंथ्स से लेकर के ईयर्स तक ये टाइम लेगा चेंज होने में, सालों लग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि in some people they happen early and quickly while in others they can happen very slowly। कुछ में बहुत अर्ली हो सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि so for example thick hair on the face in boys appears as a few scattered hair first and only slowly does the growth begin to some uniform। पहले ये बहुत छोटे छोटे आते हैं, स्लो चेंज होता है और बाद में जैसे जैसे एज बढ़ती है ये जो बियर्ड का ऑकरेंस है ये और तेज हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद वाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरेशन एट दिस एज। वी हैव टॉक्ड अबाउट द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स फॉर मल्टीसेलुलर बॉडीज इन टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। मल्टी सेलुलर बॉडीज़ हम लोगों की है अलग अलग फंक्शन करने के लिए। ये बात हम लोगों ने पढ़ी है पिछले क्लास में कि मैनी सेल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, मैनी टिश्यूज आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स, एंड मैनी ऑर्गन्स आर कंबाइंड टुगेदर टू मेक सिस्टम। मैनी सिस्टम्स आर कंबाइंड टुगेदर टू मेक आवर कंप्लीट बॉडी। तो जो सिस्टम्स हैं वो सेपरेट सिस्टम है हमारे पास हर फंक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग रेस्पिरेटरी सिस्टम टू रेस्पायर द ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग एटमॉस्फेयर एंड एक्सहेल द impure air, that is carboxygenated air into the atmosphere। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा अलग है जो रेस्पिरेशन का काम करता है। ऐसे ही वी आर हैविंग अ प्रॉपर वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सेपरेट है एकदम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई लिंक है आपस में, कोई लिंक है? दोनों का अलग फंक्शन है, दोनों के अलग टिश्यूज़ हैं, दोनों के अलग ऑर्गन्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन डाइजेस्टिव सिस्टम वी आर हैविंग माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इसका अलग फंक्शन है। फिर वी आर हैविंग एक्सक्रीटरी सिस्टम, वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम थ्रू विच वी आर एबल टू एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी टू आउटसाइड, ठीक है जी। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा अलग है, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग है। तो सारे सिस्टम्स अलग हैं तो हमारा ये भी सिस्टम अलग होता होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ऑल्सो अ सेपरेट सिस्टम प्रेजेंट इन
ह्यूमन बीइंग्स, इसमें ह्यूमन बीइंग्स में दूसरा सिस्टम और ह्यूमन फीमेल्स में दूसरा सिस्टम होता है। हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपकी बुक में ये डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है। नाउ द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अब ये जो है थोड़ा सा पहले अपने से बता देते हैं, तब आपको बुक में समझ में आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई? मेनोपॉज, मेनार्च, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, ये सारी बातें क्लियर हुई। नाउ कम टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस आर प्रेजेंट वन पेयर इन मेल्स। ठीक है। इनके भीतर एक तरह का प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं, ये प्रोसेस दोनों में होता है, लेकिन इसमें जो होता है टेस्टिस में, उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। और इस प्रोसेस से फॉर्मेशन होता है मेल गैमीट का, जिसको हम कहते हैं स्पर्म्स। ठीक है। यहाँ पे और क्लियर लिखते हैं, ये यूनिट, these are male units of male reproductive unit of human reproduction। ठीक है। नाउ हमने बहुत बच्चों से क्वेश्चन किया था, हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है। ये हैप्लॉइड है नेचर में, हैप्लॉइड है ये नेचर में। क्यों हैप्लॉइड है? क्योंकि गैमीट है। गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। थोड़ा सा गैमीट्स के बारे में बता दें। गैमीट्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। ये दोनों में होता है, प्लांट में, एनिमल में, दोनों में दो तरह का होता है, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। दोनों ही में ये गैमीट्स n नंबर क्रोमोसोम एक्वायर किए रहते हैं। इनके पास n नंबर क्रोमोसोम होता है, इसीलिए हैप्लॉइड कहता है। हैप्लॉइड का मतलब n नंबर, और इसी का उल्टा होता है डिप्लॉइड, जिसका मतलब होता है 2n नंबर क्रोमोसोम, मतलब डिप्लॉइड। ठीक है। अब हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मतलब क्या? एज यू नो स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। Out of that 22 pair chromosomes are known as autosomes because these are alike. Why is autosome? 22 autosomes, 22 pair of autosomes. These are known as autosomes because they are alike in structure. alike का मतलब ये हुआ कि ये XX होता है, इसको हम डिनोट करते हैं XX, 22 पेयर। ठीक है। और जो लास्ट पेयर है 23rd पेयर, इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और ये अलग होता है, इसका स्ट्रक्चर अलग होता है। क्या अलग है? ये 22 पेयर XX हैं, और लास्ट वाला जो 23rd पेयर है, ये ह्यूमन फीमेल्स में XX होता है, लेकिन ह्यूमन मेल्स में XY होता है। ये डिफर है। Due to this reason, human beings are known as heterogamitic। दोनों में अलग अलग गैमीट आते हैं, इसलिए इनको हेट्रोगैमेटिक कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स को। ठीक है। ये बात समझ में आ गई। वी आर हैविंग 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। आउट ऑफ दीज 23 पेयर्स, 22 पेयर्स आर A-like XX and they are known as autosomes. Last pair, that is 23rd pair, is different, which is denoted as XX in human females and XY in human males. These are known as sex chromosomes। ठीक है। यहाँ पे एक बात ये भी दिमाग में रखिए, क्योंकि आगे इसमें टॉपिक दिया हुआ है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, वहाँ पे ये जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, काम आएगी। ये इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ द वाई which is responsible for give rise the male। तो जब जाइगोट बनता है इसका, हम यहाँ पे जाइगोट बनाते हैं, ये नोट कर लीजिए इस चीज़ को। आप अपनी मोबाइल को पॉज करके ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। हमेशा जो मेल गैमीट होता है
ये स्मॉल होता है, मेल गैमीट्स आर smaller in size and they are motile. For motility they are having mitochondria, because in locomotion or in movement energy is needed, and this energy comes from mitochondria by the oxidation of glucose like substances. वैसे एक बात बता दें, ह्यूमन बींग्स में मेल्स के केस में स्पर्म्स की मोटिलिटी फ्रुक्टोज के ऑक्सीडेशन से आती है, एंड ऑफ कोर्स दिस फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट इन सीमेन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है जी। जैसे ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट का यूनिट, वैसे ही फ्रुक्टोज भी है कार्बोहाइड्रेट का यूनिट, वैसे ही माल्टोज भी है कार्बोहाइड्रेट का यूनिट, वैसे ही गैलेक्टोज भी है। तो ये सारे जो यूनिट्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, इन्हीं के ऑक्सीडेशन से हमको एटीपी मिलती है। तो यहाँ पे इसको कहाँ से एनर्जी मिलती है? स्पर्म को मूवमेंट के लिए या मोटिलिटी के लिए स्पर्म्स के, इनको एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेशन करते हैं फ्रुक्टोज का, एंड दिस फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट इन ह्यूमन सीमेन। क्लियर हुआ? अब तो जो मेल गैमीट होता है वो तो स्मॉलर है, मोटाइल है, लेकिन जो फीमेल गैमीट है वो साइज में थोड़ी लार्जर है, लार्जर इन साइज एंड नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल, अब ये नॉन मोटाइल है तो इसको एनर्जी की नीड नहीं है, मूवमेंट ही नहीं करना है, तो इसको एनर्जी की नीड नहीं है। तो फिर इसके पास जो फूड मटेरियल होता होगा वो कहाँ जाता होगा? ये फूड मटेरियल को स्टोर किए रहता है। कोई भी फीमेल गैमेट हो, अगर प्लांट का फीमेल गैमेट है ओव्यूल, तो वो भी फूड को स्टोर किए रहता है, जिसकी वजह से वो नॉन मोटाइल होता है और लार्जर होता है साइज में। जबकि वही पॉलन ग्रेन के केस में पॉलन ग्रेन मोटाइल होता है, वो अपने से तो नहीं मोटिलिटी उसके भीतर आती है, लेकिन जब कोई मीडियम उसको मिलता है, एक्सटर्नल मीडियम, जैसे एयर, जैसे वाटर, जैसे हम लोग, जैसे इंसेक्ट, जैसे हनी बी, तो वो इनसे मोटाइल हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज नोन एज बाय एनी मीन्स इज व्हाट? पॉलिनेशन। ठीक है जी। तो ये बात आपको हम बता दिए कि हमेशा फीमेल गैमेट लार्जर होती है साइज में और नॉन मोटाइल होती है, उसमें मोबिलिटी नहीं होती है। मेल गैमेट हमेशा स्मॉलर होता है साइज में और इसमें मोबिलिटी होती है। और मेल गैमेट में तो आपकी बुक में स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर भी हम लोग जान लेते हैं मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल ये अगर हम ऐसे बनाएं, वैसे पिछले क्लास में शायद हम लोग बना चुके हैं इसको, कुछ ऐसा ही है इसका फिगर। इसको हम एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम कंटेन्स सम स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स फॉर पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम। ठीक है जी। और यहाँ पे इसके सारे के सारे, ये साइटोप्लाज्म है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है जो लिक्विड है, ये साइटोप्लाज्म है, और इसमें ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ये सब के सब माइटोकॉन्ड्रिया है, दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया। ये बाहर का सेल मेम्ब्रेन, और ये इसकी विप लाइक टेल है, इसको टेल कहते हैं। Due to present, it is the tail which is responsible for movement of these male gametes, sperm. This whip-like tail is responsible for movement of male gamete, that is sperm. कहाँ movement? डुमरियागंज से आपके स्कूल? जी नहीं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुँचने वाला मूवमेंट। ठीक है जी, समझ में आया? अब इसके बाद लिखा हुआ, सो हाउ डू ऑल चेंजेस दैट वी हैव कॉल्ड अबाउट लिंक टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस वी मस्ट रिमेंबर
that the sexual mode of reproduction means that germ cells from two individuals have to join together. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यही मतलब ही होता है कि दो पेरेंट्स से जर्म सेल्स आए और एक साथ कंबाइन करें। अब जब पहले पेरेंट्स आएंगे तो उसमें 46 क्रोमोसोम, 46 का मतलब 23 पेयर। अब उस पेयर में से आधा निकल गया, आधा ही आया, और इधर फीमेल पेरेंट से भी भाई आधा निकलने का क्या मतलब है, जैसे ठीक से समझा दे रहे हैं आपको। ये जो 22 पेयर क्रोमोसोम हमने अभी लिखा था ऑटोसोम, वो 22 पेयर अगर बोर्ड पे हम लिखें तो कुछ ऐसे लिखेंगे, ऐसे 22 बार लिखेंगे तो ये 22 पेयर होगा। ये 22 बार अगर हम रिपीट करके लिखें तो ये 22 पेयर होगा जी। अब इसका ये जो एक सेट है इधर वाला, ये सेट पेरेंट में रह जाता है जी, यही तो हम लोग पढ़े हैं, ये पेरेंट में रह गया। और इधर वाला जो सेट है ये आया किसमें, स्पर्म के मैन्युफैक्चरिंग में आया। तो स्पर्म इसीलिए हैप्लॉइड होता है क्योंकि केवल एक सेट क्रोमोसोम का होता है। अब जो स्पर्म की जब हम बात कर रहे हैं तो लास्ट वाला जो सेट होगा उसमें Y और X होगा, तो इसमें ये वाला सेट आएगा। और अगर X वाला सेट आ जाएगा तो फीमेल बनेगा, Y वाला सेट आ जाएगा तो मेल बनेगा। ये बात शायद आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा ओवम की, ये तो मेल गैमेट है, ओवम की भी पोजीशन जान लेते हैं थोड़ी सी। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है ओवम का, अभी आपके बुक में दिया होगा तो हम जरूर बताएंगे। आपकी बुक में है कि नहीं है, डायग्राम नहीं है आपकी बुक में, स्पर्म और ओवम का डायग्राम नहीं है, और ये डायग्राम आपको बनाना जरूर है। बुक में दिया नहीं है लेकिन बनाना जरूर है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर, ठीक है जी। कॉपी करने में आप लोग बहुत होशियार हैं, तो इसको कॉपी करिए, समझ में आया। और हमको एकदम वेल लेबल्ड डायग्राम चाहिए, ये चीज़ें हमको चाहिए जो हम डायग्राम में अभी लिखे थे। हमको माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए स्पर्म के डायग्राम में, हमको गोल्जी एपिटस चाहिए, हमको न्यूक्लियस चाहिए, हमको उसका सेल मेम्ब्रेन चाहिए, हमको साइटोप्लाज्म चाहिए, हमको विप लाइक टेल चाहिए, ये सारे वेल लेबल्ड होना चाहिए जी। क्लियर है? नाउ on the other hand, the actual transfer of germ cell between two people needs a special organ for the sexual act, such as the penis, when it is capable of becoming erect. In mammals such as humans, the baby is carried to the mother's body for a long period and will be breastfed later. The female reproductive organs and breast will need to mature to accommodate these possibilities. Let us look at the systems involved in the process of sexual reproduction. इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया, हम अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। उससे पहले आपको ये बता दें, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ह्यूमन बींग्स में एक चीज़ बता दें आपको, ह्यूमन बींग्स सबसे डेवलप्ड एनिमल्स हैं, हाईली डेवलप्ड एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम एनिमलिया इज ह्यूमन बीइंग। अब हाईली डेवलप्ड है तो कुछ चीज़ें इसमें हाईली डेवलप्ड होती होंगी, तभी कहा गया, झूठ में तो कहा नहीं गया। तो वो क्या चीज़ है जो हाईली डेवलप्ड होती है? यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में हम एक चीज़ बताएंगे, पेरेंटल केयर बहुत अधिक होता है इसमें जी। ह्यूमन बीइंग में पेरेंटल केयर बहुत अधिक होता है। पेरेंट अपने यंग वंस की केयर बहुत अधिक करते हैं। चोट आपको लगे, फादर मदर को तुरंत पता चलता है, आप चाहे उनके पास रहिए चाहे ना रहिए। कैसे? क्योंकि बहुत अधिक मानते हैं आपको, बहुत अधिक केयर करते हैं आपकी। आपका पैर कट जाए तो दर्द आपके फादर को होता है, दर्द आपकी मदर को होता है, क्योंकि बहुत अधिक एक्स्ट्रा पेरेंटल केयर करते हैं आपके ऊपर। ये ह्यूमन बीइंग्स में ज़्यादा होता है, बाकी मैमेलियंस में भी होता है। बाकी मैमेलियंस का मतलब हो गया, जैसे मंकीज़ को देखिए, मंकीज़ का एग्जांपल ले ले रहे हैं। मंकीज़, किसी भी मंकी का अगर ऑफस्प्रिंग यंग वन अगर उसकी डेथ हो जाए, किसी भी रीजन से अगर डेथ हो जाए, तो वो जो फीमेल मंकी होती है वो उसको हमेशा अपने साथ रखती है। वो जानती है कि उसकी डेथ हो गई है, इसके बावजूद वो हमेशा
उसको अपने साथ रखती है। ठीक है जी, क्यों साथ रखती है? ड्यू टू पेरेंटल केयर। एक और मैमेलिया का एग्जांपल ले लीजिए, काऊ का, गोट का, बफेलो का एग्जांपल ले लीजिए। ये भी जो हैं बहुत ज़्यादा पेरेंटल केयर दिखाते हैं। जैसे काफ के बर्थ के समय अगर आप देखिए काऊ को, या उसके दूसरे दिन देखिए, तो आप देखेंगे वो कितना ज़्यादा पेरेंटल, जितना कर सकती है उतना करती है। अब स्कूल में एडमिशन नहीं कराती है कि चले जाओ पढ़ने, लेकिन बाकी केयर वो करती है। अपने टंग से उसको लिक करके पूरा साफ कर देती है उसकी बॉडी को, और ये लोग इसीलिए तुरंत उठ के खड़े भी हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं पेरेंटल केयर। तो पेरेंटल केयर बहुत अधिक होता है मैमेलियंस में, स्पेशली इन ह्यूमन बींग्स में। इसमें एक चीज़ आपकी बुक में लिखी है, ब्रेस्ट फीडिंग की बात। ब्रेस्ट फीडिंग मैमेलियंस में देखा जाता है। अब चाइल्ड बर्थ के बाद अगर ब्रेस्ट फीडिंग करानी है तो ब्रेस्ट का पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए। ब्रेस्ट किसको कहते हैं जी? ब्रेस्ट किसको कहते हैं? जो ह्यूमन मेल की बॉडी में चेस्ट है, वही ह्यूमन फीमेल की बॉडी में ब्रेस्ट है। सेम चीज़ है एकदम। ह्यूमन मेल्स का जो चेस्ट है, इसी को फीमेल्स के केस में चेस्ट नहीं ब्रेस्ट कहते हैं। पहली बात, ब्रेस्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट देयर। मेमोरी ग्लैंड्स, these memory glands are also one pair, and these memory glands are responsible for secretion of special type of nutritious substance for their young ones known as milk. This milk contains each and everything of food. इसीलिए मदर्स मिल्क को कहा गया है कंप्लीट फूड। पूरे वर्ल्ड में और किसी चीज़ को कंप्लीट फूड नहीं कहा गया है, चाहे वो कॉम्प्लान हो, चाहे वो बोर्नविटा हो, चाहे वो कोई भी टॉनिक हो, लेकिन मदर्स मिल्क को हमेशा कहा गया है ये कंप्लीट फूड है। क्यों? बिकॉज ये जो मिल्क है ये सब कुछ कंटेन किए रहता है। खासकर मदर्स मिल्क अगर मिल जाए तो सब कुछ कंटेन किया रहता है, चाहे वो प्रोटीन की बात करें, चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात करें, चाहे हम किसी भी विटामिन की बात करें। इवन सी भी प्रेजेंट होता है, विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है, जिसके पड़ते ही दूध फट जाता है, वो भी प्रेजेंट होता है जी मिल्क में। कितनी आश्चर्यजनक बात है। तो वो जाता कहाँ, फिर दूध फटता क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है? फटने को इंग्लिश में कहते हैं कर्डलिंग। व्हाई मिल्क कर्डलिंग नॉट टेक्स प्लेस व्हेन विटामिन सी इज प्रेजेंट इन मिल्क? क्यों? आपके यहाँ जो दूध आता है, जो मिल्क आता है, वो चाहे जो लाता हो, चाहे आप दुकान से लाते हो, चाहे जैसे लाते हो, या आपके पास हो खुद का अपना बफेलो हो, खुद का अपना काऊ हो, उससे जो भी मिल्क आपको मिलता है उसको जब आप बॉयल करते हैं तो बॉयल करने में ये विटामिन सी उड़ जाता है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ये वोलेटाइल होता है। ठीक है जी, उड़ गया। अब विटामिन सी को छोड़ के बाकी चीज़ें उस मिल्क में रह गई। लेकिन बच्चे जो अपनी मदर की ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, क्या उस दूध को गर्म किया जाता है जी? नहीं गर्म किया जाता। इसलिए विटामिन सी उसमें प्रेजेंट होता है। और इसको आप एक्सपेरिमेंटली देखे होंगे, सारे बच्चे देखे होंगे शायद, जब ब्रेस्ट फीडिंग कोई भी छोटा सा नन्हा मुन्ना कर लेता है ना, उसके बाद जब वापस वो मिल्क निकलता है कभी कभी मुंह से, तो वो कर्डल्ड मिल्क निकलता है, फटा हुआ मिल्क निकलता है। ठीक है जी, ये थी ब्रेस्ट फीडिंग। सो द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन फीमेल्स शुड ऑल्सो वेल डेवलप्ड। जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं ह्यूमन फीमेल, ये बात बुक में आपकी लिखी हुई है, इस वजह से हम बता रहे हैं, बताने की कोई नीड नहीं थी यहाँ पे। Mammary glands which are present in human females and one pair, these should be well developed before या कह दें just after चाइल्ड बर्थ। लेकिन ये मेच्योर हो जाते हैं, उसी समय मेच्योर हो जाते हैं और कंसीवेंस के समय ही। ठीक है, तो ये होना चाहिए। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये बात समझ में आ गई सबके?
और हमने वहाँ पे कहा था एक चीज़ समझ में पता नहीं आप लोगों के आई कि नहीं है, इसको हम लाइन कंप्लीट कर दें फिर इरेज करें। ये फीमेल्स में होता है और इसमें oogenesis प्रोसेस होता है और oogenesis प्रोसेस से ओवम बनते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। ठीक है जी। हमने अभी भी कहा है जब इस क्लास स्टार्ट किए हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, सॉरी, और ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं जी? हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। तो ये भी हार्मोन्स का सिक्रीशन करते होंगे, तभी इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा गया। Endocrine glands are ductless glands and they used to pour their secretion direct into the blood, and from this blood stream these secretions reaches to every part of human body. बात समझ में आ रही है? तो ये हार्मोन्स सेक्रीट करते हैं। हम एक एक हार्मोन का नाम भी बता दे रहे हैं आपको। ये जो टेस्टिस है ये सेक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन है, और जो ओवरीज हैं वो ओवेरियन फॉलिकल सेक्रेट करती हैं, और इन्हीं ओवरीज से सेक्रेट होता है TSH, FSH। इसका फुल फॉर्म क्या है? टेस्टिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिससे फॉलिकल्स बनते हैं। कौन से फॉलिकल्स जी? ओवेरियन फॉलिकल्स बनते हैं। ठीक। एक और चीज़ होती है, वहाँ से भी हार्मोन सेक्रेट होता है, जिसको हम वोम या यूटेरस कहते हैं। शायद आप लोग ये वर्ड भी सुने हैं, पहले सुना है आपने? वोम या यूटेरस कहते हैं। यहीं पे ग्रोथ होता है बेबी का, यहीं पे ग्रोथ होता है। यहाँ से भी एक हार्मोन सेक्रेट होता है जिसको हम कहते हैं रिलैक्सिन। तो इनका हम काम बताए। FSH का काम है फॉलिकल्स फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करना। इस केमिकल का काम है, फंक्शन है टू स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स इन ह्यूमन बॉडी, और इसका काम है टेस्टोस्टेरोन का इट फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन है, और रिलैक्सिन का फंक्शन है कि चाइल्ड बर्थ के समय, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, दिस रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्सेस द बोन्स ऑफ pelvic girdle फॉर ईजी चाइल्ड बर्थ। बात समझ में आई? ये मैमेलियंस, हर मैमेलियंस में होता है, कोई ह्यूमन बीइंग में है नहीं। लेकिन हम लोग ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि ह्यूमन फीमेल्स में यूटेरस से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको रिलैक्सिन कहते हैं। दिस हार्मोन रिलैक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईजी चाइल्ड बर्थ आफ्टर जेस्टेशन पीरियड। कितने जेस्टेशन पीरियड ह्यूमन बीइंग्स में कितना है जी? 36 वीक का है, मतलब फुल्ली डेवलपमेंट होता है 36 वीक में। ठीक है जी। इसी को अलग अलग डिवाइड किया गया है 36 वीक को। फर्स्ट 3 मंथ को हम कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर पीरियड, और सेकेंड जो 3 मंथ होता है उसको हम कहते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर पीरियड, और लास्ट वाले को कहते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर पीरियड। तो स्पेशल जो चेंजेस आते हैं खास तरह के वो इसी थर्ड वाले में आते हैं। फर्स्ट से स्टार्ट होते हैं, इसी के बाद चाइल्ड बर्थ हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है जी? इतनी चीज़ें आपको हमने एक्स्ट्रा बताई हैं, और इस पर हम बहुत ज़्यादा आपको बता सकते हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर में सेम चैप्टर हम पढ़ाते हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत बड़ा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर का नेम ही है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। वहाँ पे बहुत डिटेल में लिखा हुआ, लेकिन जब आप लोग उस क्लास में पहुँचेंगे तब हम लोग और डिटेल जानेंगे। इतना जान लेते हैं, इसके बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखते हैं मेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपकी बुक में क्या दिया हुआ है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं ये जानते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कितने याद आ रहे हैं आपको बताइए?
कितने आ जाते हैं? पहला हो गया टेस्टिस, 1 पेयर होता है। दूसरा हो गया क्या? एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। तीसरा होता है वास डिफरेंस। चौथा होता है वास इफरेंस। पांचवा होता है, बताइए बताइए। बुक में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप बुक से पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पे ज़रूर थोड़ा सा बताएंगे। वो ये बताएंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है, बहुत खूबसूरत डायग्राम, आपका चार्ट पेपर पे होना चाहिए। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। समझ में आ रहा है जी? इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जैसे सबसे ऊपर इसमें ये यूरेटर लिखा हुआ है। यूरेटर ध्यान से देखेंगे, ये यूरिन को कैरी करता है। और ये जो ट्रांसफर सेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ट्रांसफर सेक्शन दिखाई दे रहा है आपका ब्लैडर का। कौन सा ब्लैडर जी? यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे एक ग्लैंड आपको दिख रही है, इस ग्लैंड को लिखा हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पे ये पेनिस लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है ये यूरिथ्रा लिखा हुआ है। अच्छा, ये टेस्टिस हैं, 2 टेस्टिस हैं, एक इधर और एक उधर। और ये टेस्टिस एक स्कॉर्टम सैक में होते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। ह्यूमन बीइंग का जो टेस्टिस होता है, ये खास तरह की मस्कुलर कवरिंग में होता है, जिसको हम कहते हैं स्क्रॉटल सैक, ये नाम है इसका। ये मसल का एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे टेस्टिस ऐसे रखे होते हैं। ठीक है, एक बात और बता दें, ये बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे जो ये स्क्रॉटल सैक हैं, स्क्रोटल सैक, स्पेलिंग थोड़ा सा हो सकता है SCRO हो, तो इस जो हमारे स्क्रोटल सैक हैं, ये हमारी बॉडी से डिटैच क्यों होते हैं? अटैच नहीं होते हैं, ये अलग होते हैं बिल्कुल बॉडी से। क्यों? क्योंकि फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, हमने इरेज कर दिया है, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज लेस देन आवर बॉडी टेम्परेचर। 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस टेम्परेचर होना चाहिए, तब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो अगर हमारी बॉडी में ये ऑर्गन रहेगा टेस्टिस, तो उसको उतना ही टेम्परेचर मिलेगा जितनी हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो नहीं पाएगा। इसीलिए बॉडी से बिल्कुल अलग ये नीचे लटके रहते हैं, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस। स्क्रॉटल सैक में ये अलग लटके। अच्छा, इससे क्या बेनिफिट है? ये गर्मी के दिन में जब समर सीजन होता है तो बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी है मान लीजिए, तो जब समर सीजन होता है तो ये ह्यूमन बॉडी से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, जिससे टेम्परेचर कम हो सके। लेकिन जब ठंड का सीजन होता है, विंटर सीजन, तो विंटर सीजन में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वैसे ही कम है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाते हैं और हमारे बॉडी से बिल्कुल अटैच हो जाते हैं, जिससे एक्चुअल टेम्परेचर उनको मिल सके। उस समय हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल टेम्परेचर से कुछ कम होता है। क्लियर है जी? बात समझ में आ रही है? आपकी बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आपकी बुक में लिखा हुआ है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिगर इज गिवन हियर, कंसिस्ट ऑफ portions which produce the germ cell and other portions that deliver the germ cells to the site of fertilization। 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपकी बुक में। एक पार्ट वो जहाँ जर्म सेल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, और दूसरा पार्ट वो जहाँ से इन जर्म सेल्स को डिलीवर किया जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। 2 पार्ट, ठीक है। लिखा हुआ है द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस, दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो बात हमने बताई है वही बात यहाँ पे लिखी भी हुई है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ पे भी है, ये एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमेन मीन्स बेली, ठीक है जी। तो ये बाहर लटके होते हैं, बाहर होते हैं, लिखा हुआ है एब्डोमिनल कैविटी। इन द स्क्रोटम, देखिए स्पेलिंग यहाँ पे SCRO है, SCRO हमने कहा था, स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा सा स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम इसका नाम है। तो एज रिटन इन योर बुक, देन
Sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature. We have discussed the role of testosterone in the previous chapter. In addition to regulating the formation of sperms, testosterone brings about changes in appearance seen in boys at the time of puberty. The sperm forms are delivered through the vas deferens. वास डिफरेंस वर्ड आया, तो वास डिफरेंस कहाँ काम आता है? डिलीवरी में. किसकी डिलीवरी में जी? स्पर्म की डिलीवरी. कहाँ पे? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे. साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पूछ नहीं रहे हैं, आपको पता भी शायद नहीं. आपको बताना है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग में है क्या, किसको कहते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये आप बताएंगे. उसके बाद लिखा हुआ है along the path of the vas deferens, glands like the prostate gland and the seminal vesicles held their secretions, so that the sperms are now in a fluid which makes their transport easier, and this fluid also provide nutrition. इसी fluid का नाम सीमेन है. जिनके घर पे गाय भैंस होगी वो जानते होंगे इस बात को. इसी फ्लूइड का नाम है सीमेन. ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है और लिक्विड फॉर्म में किसी चीज़ को डिलीवर करना इजी होता है. ठीक है जी. तो ये वास डिफरेंस इसको, इस ट्रांसपोर्ट को इजी बनाता है. ठीक है. प्रोस्टेट ग्लैंड भी होती है. उसके बाद लिखा हुआ है द स्पर्म आर टाइनी बॉडीज दैट कॉन्सिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल एंड अ लॉन्ग टेल दैट हेल्प्स देम टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल. ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हुआ. अब आपकी बुक में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज नहीं पढ़ेंगे. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी विल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वी विल स्टडी इन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास. स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे. आप बुक खोल के नहीं रखते हैं, बुक ओपन किए रहा करिए जब हम पढ़ाएं. पेज नंबर 134 टू 136 137 वी हैव एक्सप्लेन टुडे. पेज नंबर 135 हम यहाँ पे आपको होमवर्क दे रहे हैं. 135, 136, 137 ये पेज नंबर आपको खूब कायदे से रिवाइज करना है. कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो यू आर वेलकम ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप. व्हाट्सएप नंबर किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर का यूज़ कर सकते हैं. This is all for today. Revise the taught topics and draw diagram which I have given you in homework. Students, do your homework in time. Stay home and be safe. Thank you, class 10th. Thank you.